Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year, chapter 6. And today we are going to study a very important topic and that is atomic orbital hybridization. My dear student, इससे पहले हमने लीवर्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा, हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, हमने वीबीटी को स्टडी किया. हम हाइब्रिडाइजेशन में ना वीबीटी के कुछ जो डिफेक्ट्स हैं उनको एड्रेस करेंगे. आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी. ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है ये 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा. आज इसका पहला लेक्चर है तो हम आगाज करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. माय डियर स्टूडेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के आज के लेक्चर में जो जो चीजें मैं कवर करूंगा उसमें इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन में हम 6 से 7 पॉइंट्स जो है ना उनको स्टडी करते हैं. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्सप्लेनेशन में कवर करते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2, sp और भी कई, लेकिन मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से आगाज करूंगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम 3 एग्जांपल्स पढ़ते हैं. एक हमारे पास मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है. तो आज मैं आपको बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये वो चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले ना मैं वीबीटी की लिमिटेशन, वीबीटी के डिसएडवांटेजेस या डिफेक्ट्स वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वहीं से मैं एक पॉइंट निकाल कर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाता हूं. डिफेक्ट्स ऑन या लिमिटेशंस कह लें या डिफेक्ट कह लें या डिसएडवांटेजेस कह लें. तो लिमिटेशन ऑफ वीबीटी क्या है कि दिस थ्योरी वीबीटी fails to explain. क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती वीबीटी जो है ना स्टूडेंट. इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती. या आप कह लो डायामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, डायामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर मॉलिक्यूल्स, उनको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती. इट डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल्स इन वाटर, इन अमोनिया. बॉन्ड एंगल्स को ये ट्रूली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. वीबीटी जो है ना, वीबीटी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उनमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. वीपीटी जो है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन उसकी मौजूदगी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. वीपीटी जो है वो कंप्लेक्स कंपाउंड में लाइगेंड के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती. वीपीटी जो है वो कंप्लेक्स कंपाउंड की कलर फॉर्मेशन, उसको एक्सप्लेन, लॉट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ वीपीटी. लेकिन मैं आपको उतनी ही याद करवाऊंगा जो आपके सिलेबस का हिस्सा है. तो आपने एटलीस्ट 3 चीजें तो याद करनी होंगी ना. 2 ये मैंने लिख दी और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है. वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. ये वो पॉइंट है जिससे मैं डिस्कशन को आगे ले जाता हूं. कार्बन की टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मीन 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है और दूसरा ये क्या आ गया वर्ड, यह है इक्विवेलेंट, मुसावी. तो वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. कैसे? माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, ये मेरे पास. अब इसमें अगर आप देखेंगे ना तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां अकोमोडेट, 2 यहां अकोमोडेट, 1 यहां आ गया और 1 यहां आ गया. ये 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए. माय डियर स्टूडेंट, एक ना बात याद रखना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, दीज आर कॉल्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन.
और ये जो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो ना, एक, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और एक लफ्ज है वैलेंसी। तो याद रखना, किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 2। डाइवेलेंट, डाइवेलेंट। अब इसमें देखिए, एक हाइड्रोजन का एटम अपने 1s के साथ यहां पे हाइड्रोजन और उसका 1s यहां ओवरलैप कर दिया। एक हाइड्रोजन का 1s यहां पे, हाइड्रोजन का 1s यहां पे ओवरलैप किया। यूं कार्बन ने एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना लिए और यूं आपके पास ये CH2 ये बन गया। अब CH2 अगर ये एक मॉलिक्यूल, ये दिस वन इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इसके एग्जिस्टेंस ना होने के बराबर है। अब इस CH2 मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन जो है ये डाइवेलेंट है। तो VBT के मुताबिक कार्बन शुड बी डाइवेलेंट, इसकी तो वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन बाद में जो VBT की एक्सटेंशन हुई, उन्होंने कहा कि एक्चुअली होता भला क्या है कि बॉन्ड बनाने से पहले, ओवरलैपिंग बॉन्ड बनाने से पहले ये 2s का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से शिफ्ट होके 2pz में चला गया। जब ये 2pz में जाएगा, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आ गया। अब कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन shows the tetravalency of that atom. In this way the carbon is tetravalent now. इसका मतलब क्या हुआ? अब 4 हाइड्रोजन अपने 1s के साथ, एक हाइड्रोजन का 1s इधर आ गया, एक हाइड्रोजन का 1s इधर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब कार्बन ने टेट्रावेलेंसी शो की। टेट्रावेलेंसी VBT ने बता दिया। अब हम देखते हैं क्या ये टेट्रावेलेंसी इक्विवेलेंट है कि नहीं। आइए देखें स्टूडेंट, अब की बार कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, कार्बन टेट्रावेलेंट हो गया। ये मेरे पास 4 बॉन्ड बने। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, जहां मैं लफ्ज नेचर बोलूंगा ना कि बॉन्ड की नेचर, तो इससे मेरी मुराद होती है, बॉन्ड की नेचर से मेरी मुराद है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड रिएक्टिविटी। इन तीनों को मैं नेचर ऑफ बॉन्ड कहूंगा। अब मैं देखना चाहता हूं क्या इन चारों बॉन्ड्स की नेचर सेम है। अगर सेम होगी तो इसका मतलब है कार्बन की चारों वैलेंसीज मुसावी हैं, इक्विवेलेंट है। अब जरा देखें, ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड बना ना कार्बन और हाइड्रोजन का, इसमें कार्बन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का भी s, यानी ये बॉन्ड कार्बन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, s ओवरलैपिंग हो गई। ये बॉन्ड जो बना कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s, तो हाइड्रोजन का s, कार्बन का p, इसमें हाइड्रोजन का s, कार्बन का p, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल ओवरलैप की, और इसमें हाइड्रोजन का s और कार्बन का p ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये वाला जो बॉन्ड बनाना है उनमें वो ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वो s और p है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये चारों जो बॉन्ड हैं, इन चारों की नेचर सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये चारों बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से नहीं बने। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये 3 बॉन्ड जो हैं ये इक्विवेलेंट है, लेकिन चौथा बॉन्ड जो है वो इनके साथ मुसावी नहीं है। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना स्टूडेंट, दिस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन VBT। तो चारों बॉन्ड सेम नेचर नहीं, तो इसका मतलब है कि कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, लेकिन VBT के मुताबिक वो टेट्रावेलेंसी इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं? एक्सपेरिमेंट नेचर हमें क्या बताती? नेचर हमें बताती है कि कार्बन शोज द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी। कार्बन में ये चारों के चारों जो बॉन्ड्स हैं, ऑल दीज बॉन्ड्स आर परफेक्टली इक्वल, दे आर ऑफ सेम नेचर। In this way, the carbon shows the equivalent tetravalency. But VBT fails to explain the
इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और ये बीड़ा किसने उठाया? इसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन विल एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी के बाद ये मैं आपसे कह रहा था कि हम ना हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इसकी डेफिनेशन इसको पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये याद तो आपने करना है, लेकिन याद करने से कहीं बेहतर है कि आपने समझना है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, अल्फाज की जुबान क्या है। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में, जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो मैं एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस उसको एक्सप्लेन करता जाऊं। और इस तरह स्टूडेंट आपने ना, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसके एक्सप्लेनेशन में 6-7 पॉइंट्स लिखने होते हैं। वो क्या पॉइंट्स होंगे वो भी आगे चलकर अभी मैं आपको याद करवाता हूं, समझाता भी हूं और साथ साथ याद भी करवाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैं कहूंगा कि बेस्ड ऑन नेचर एंड नंबर्स। बेस्ड ऑन नेचर, किस किस्म के, नंबर्स कितनी, बेस्ड ऑन नेचर एंड नंबर्स ऑफ atomic orbitals participating in hybridization या in intermixing, तो there are following types of hybridization। इस पे मेरे पास एक आ गया, नंबर 1 sp3 hybridization, number 2 sp2 hybridization, number 3 sp hybridization, number 4 dsp3, d2sp2 and many more, कई और है। आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ना, इसमें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp, ये 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन इसको स्टडी करें। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आगाज करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या है, एक s है और 3 p है। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p atomic orbitals स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, यानी आपने वो एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं जिनका एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम हो, यानी आप यूं कह लें आपने वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करवाने हैं जो सेम ऑर्बिट से, सेम शेल से बिलोंग करते। तो आपने S1 और P3 लिए, इंटरमिक्स करवाया, तो आपके पास 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी ना, ये आपको आनी चाहिए, लेकिन जो ही हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, तो ये सारी की सारी बातें वहां पे क्लियर होती जाएंगी, आपको याद होती जाएंगी। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो मेरे पास एग्जाम्पल्स होंगे स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक तो मीथेन को शेयर करूंगा, CH4, हम इसे मीथेन कहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ NH3 आई मीन अमोनिया, इसको शेयर करूंगा। और फिर मेरे पास एक और एग्जांपल sp3 में होगी और वो होगा वाटर, H2O। अब ये नहीं है कि इसके अलावा किसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। आपके सिलेबस में ये 3 मॉलिक्यूल हैं जिनमें सेंट्रल एटम की sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आगाज हम करते हैं बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अभी तक जो हमने बातें की है ना, वो सारे के सारे जो हैं वो एक खास खास खबरें जैसे हम कहते हैं। अब जरा डिटेल में आए, अब हम हाइब्रिडाइजेशन इस थ्योरी को डीपली स्टडी करते हैं। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन को हम स्टूडेंट सेकंड ईयर में जाएंगे तो हम मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं, ये सेकंड ईयर में जाके हम पढ़ेंगे। और ये जो हमारे मुल्क में सुई गैस है, जो एक्चुअली नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में भी ये जो मीथेन है ये मोर देन 95% मौजूद होती है। तो अगर हम नेचुरल गैस, कुदरती गैस, सुई गैस, जब इसका हम केमिकली फार्मूला लिखते हैं तो हम इसको CH4 से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
ये जो मीथेन है, मीथेन इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें बॉन्डिंग की नेचर क्या है, एटम्स के दरमियान किस किस्म के बॉन्ड जो है वो इसमें पाए जाते हैं, जरा इसको देखिए। माय डियर स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने से पहले ना मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करवाता हूं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या है? हायर क्लासेस में जाके ना स्टूडेंट आप पढ़ेंगे IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस तरह UV विजिबल आप पढ़ेंगे, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आप NMR पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद आपके पास प्रोटॉन NMR, इस तरह कार्बन NMR, और फिर आप मैस स्पेक्ट्रोमीट्री तो आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री। ये वेरियस टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स की मदद से हम नेचर या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करते हैं। इन टेक्निक से हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। हम ये देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ क्या है, इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल्स क्या है, और इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री क्या बनती है। वो सारी की सारी बातें हमें इन टेक्निक से पता चलती है। उसका मोलेकुलर मास कितना है, ये सब बातें हमें इन टेक्निक से पता चलती है। अब जरा देखें, हम इन टेक्निक्स की मदद से देखते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल उसका स्ट्रक्चर है क्या। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये मीथेन का मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रम। अगर आप एंगस्ट्रम में करो तो 1.09 A0 एंगस्ट्रम, या आप इसे पिकोमीटर में लेना है तो आप फिर 109 पिकोमीटर कर लो। अब ये चारों के चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, चारों के चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है। दूसरी बात, आप इसमें ना बॉन्ड एंगल देखें, किसी भी दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है, दिस वन इज 109.5 डिग्री। अगर आप बहुत एक्यूरेटली कहना चाहते हैं तो 109.28, तो 28 आता है, तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 109.5 डिग्री। अब ना तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके दरमियान ये बॉन्ड एंगल आया। अगर आप इस बेस पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट हैज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। कार्बन इज द सेंट्रल एटम व्हाइल हाइड्रोजन्स आर द साइड एटम्स। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आप इसको देखेंगे, इन दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड is directed towards the corner of tetrahedron। टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर की तरफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी डायरेक्शन है। हमने पढ़ा है ना, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड। और ये जो आपके पास टेट्राहेड्रॉन आ गई, आई मीन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ, इट हैज 4 फेसेस, 4 कॉर्नर्स, 6 एजेस एंड 6 बॉन्ड एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्री। इन बातों को आपने से, ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है ना, ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से आई। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को एक थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। मैंने एक बात आपसे की, नेचर ऑफ बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड्स हैं और चारों बॉन्ड्स की नेचर सेम है। आई मीन चारों बॉन्ड्स की लेंथ, स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी बिल्कुल एक जैसी है। अब ये थ्योरी जो है, ये इनकी इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी को कैसे एक्सप्लेन करती है। एक और भी बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे सिलेबस की हद तक मैं कह रहा हूं, तो हमारे सिलेबस की हद तक यह है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें जो सेंट्रल एटम है, तो हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक हमारे सिलेबस की हद तक उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम तक है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता, नो, हम कहेंगे मीथेन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। The hybridization of carbon in methane is sp3। हम ये नहीं कहेंगे कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये गलत। तो हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक किससे होता है? हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपके सिलेबस की हद तक है। स्टूडेंट, अब हम आते हैं बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से पढ़ा, उसको हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। और मेरी डिस्कशन का सारा महवर, मरकज वो कार्बन होगा। तो हम कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसको स्टडी करते हैं।
मेरे पास ये कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, माय डियर स्टूडेंट, मैं इसकी ना ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखता हूं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 और ये 6 आ गए। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब होता क्या है? होता ये कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होता है। जब ये यहां जाएगा, हमें इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब आप कार्बन एटम को स्लाइटली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा। अब जब यहां जाएगा तो अब आपके पास इन चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम इनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये मेरे पास आ गए, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने लिखा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा ना, अब ये ग्राउंड स्टेट नहीं आ गई। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अब एक्साइटेड स्टेट में मेरे पास ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। हर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ 2 2 2 2 लिखा हुआ। इसका मतलब इन चारों का ताल्लुक सेकंड ऑर्बिट से है, एल शेल से, सेकंड ऑर्बिट से, और इसका ताल्लुक है फर्स्ट ऑर्बिट से। एक और भी, जरा एनर्जेटिकली भी इनको देखें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये न्यूक्लियस है कार्बन का। ये एरो ऊपर की तरफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज करती है। ये याद रखना कि जैसे जैसे ऑर्बिटल न्यूक्लियस से अवे होंगे, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब सबसे नीचे लो एनर्जी पे मेरे पास 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। इससे ऊपर आ गया ये हमारे पास ये 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। इससे स्लाइटली अपर ये हमारे पास 2px, 2py, 2pz। 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ये देखना है कि 1s बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट, while 2s, 2px, 2py, 2pz they belongs to the second orbit. This one is the ground state electronic configuration. जब आप इस कार्बन एटम को स्लाइटली हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो 2s में मौजूद इलेक्ट्रॉन ये 2pz में चला जाएगा। नाउ दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आ गई। हमारा जो कंसर्न इसमें है ना, वो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से, और हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में मैं 2-3 पॉइंट्स लिखता हूं। पहली बात, दे हैव डिफरेंट शेप। दूसरी बात, दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। शेप्स भी मुख्तलिफ, एनर्जीज भी इनकी मुख्तलिफ है। वो कैसे? पहले ना मैं एनर्जी की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, देखें, ये 2s जो है ये जरा नीचे है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है। 2px, 2py, 2pz, इनकी एनर्जी इनसे 2s से कदरे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, हम उसे क्या कहते हैं? हम उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जो 2s यानी 3 की एनर्जी सेम है लेकिन चौथे की कम है, तो चारों की एक जैसी नहीं है। आई मीन these 4 orbitals have different, atomic orbital have different energy. दूसरी बात, स्टूडेंट शेप पे आए। ये मेरे पास 2s है, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये मेरे पास 2px, 2py, 2pz है, और ये तीनों जो है वो डंबल शेप है। इसका मतलब है एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल और 3 डंबल शेप है। तीनों की शेप एक जैसी है, चौथे की डिफर कर रही है। तो मैं क्या कहूंगा? चारों की शेप एक जैसी नहीं है। एंड दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब होता क्या है? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्सिंग के लिए क्या शर्त है? 3 बातें याद रखना यहां पे। पहली बात, इंटरमिक्सिंग के लिए शर्त है कि ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। पहली बात, स्लाइटली डिफर इन एनर्जी, यानी
दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं जो सेम ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हो, और इन चारों का ऑर्बिट सेम है और वो सेकंड ऑर्बिट है। दूसरी बात, जब भी इंटरमिक्सिंग होती है एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना, दो मौकों पे एनर्जी रिलीज होती है, एक जब इंटरमिक्सिंग होती है, नंबर टू जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन, दो मौकों पे एनर्जी रिलीज हो रही, और यूज कहां पे हो रही थी? यूज हो रही थी जब हम एक्साइटेशन कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट, इसका मतलब है ड्यूरिंग इंटरमिक्सिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब है इनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट याद रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जरा जेहन में रखना है। तो मेरे पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? 4 इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक s और एक 3p। तो व्हेन 1s and 3p orbital which slightly differ in energy intermix, they form 4 sp3 hybrid orbitals। तो स्टूडेंट आपके पास यहां पे 4 sp3 और ये sp3, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बने? आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये मेरे पास दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, माय डियर स्टूडेंट, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स हुए थे, इनमें इलेक्ट्रॉन देखें 1 2 3 4। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन जब इनमें अकोमोडेट होंगे तो अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी रखते हो तो इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, वो इनमें आ गया। तो इसका मतलब है ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना, इनके बारे में कुछ बातें। पहला पॉइंट, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल दे हैव सेम शेप। इन चारों की शेप बिल्कुल एक जैसी है। दे हैव सेम एनर्जी। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिनकी एनर्जी सेम होगी उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तीसरी बात क्या है? दे आर मोर स्टेबल देन their parents atomic orbitals। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से ये बने हैं ना, उनसे ये ज्यादा स्टेबल है। कैसे? मैंने कहा कि इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और लो एनर्जी का मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी। स्टूडेंट, ये 3 बातें इनमें कॉमन है, लेकिन बट ये बट हमारा ना नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ हमें ले जाएगा। बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ओरिएंटेशन को हम उर्दू में कहते हैं महल्ले वकू। ओरिएंटेशन को हम कहते हैं पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4। जब ये न्यूक्लियस के गिर्द अपने आप को अरेंज करते हैं तो दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, शेप सेम, एनर्जी सेम, अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल हैं, लेकिन इनकी 3 डायमेंशनल पोजीशन मुख्तलिफ होती है, ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होती है। कैसे? जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जरा गौर से देखें, इट हैज 2 lobes, वन इज द मेजर लोब एंड द अदर इज द माइनर लोब। अब ये जो एक sp3 है ना, अब इसमें जो s करेक्टर है वो 25% है और जो p करेक्टर है वो 75% है। अब आप कहते हैं p डंबल शेप होता है और s स्फेरिकल होता है, तो चूंकि s वो 25% है, p 75% है, तो इसमें डंबल जो है, डंबल ज्योमेट्री वो गालिब है, डोमिनेट करती है, और स्फेरिकल ज्योमेट्री वो रिसेसिव, वो कम है।
तो ये अब मेरे पास ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, चारों की शेप सेम है, साइज सेम है, चारों की एनर्जी सेम है, लेकिन जब ये चारों अपने आप को न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज करते हैं तो अब देखें ये चारों जब अरेंज करेंगे तो इनके दरमियान एंगल 109.5 डिग्री होगा और यूं ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। एंड ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज each equivalent sp3 hybrid orbital is directed towards the corner of tetrahedron. So we have this tetrahedral shape. तो इस तरह ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ने आपस में अरेंज होकर टेट्राहेड्रल शेप बनाई। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास न्यूक्लियस आ गया कार्बन का, एक sp3 ये आ गया, एक sp3 ये आ गया, ये उसका मेजर लोब, ये माइनर लोब, ये मेजर लोब, ये माइनर लोब, एक sp3 इधर आ गया, ये मेजर लोब, ये माइनर लोब, sp3 एंड दिस वन इज द sp3। इसमें ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, और एक जो sp3 है ना स्टूडेंट, वो बिल्कुल, अब ना हमारी ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट कि हम ना जब व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बनाते हैं तो हमको बहुत बड़े आर्टिस्ट तो है नहीं ना, तो हम ये डायग्राम जो बनाते हैं ना ये 2D बन जाती है। अगर आप इसको 3D देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान 109.5 डिग्री का एंगल है। तो ये मेरे पास ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया पार्शियली फिल्ड sp3। अब अगर आप इनको यूं ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास ये एक टेट्राहेड्रल शेप बन गई। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन खत्म हो गई। अब ना हर कार्बन, हर हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन जो है ये अपना 1s लेकर, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल, दिस वन इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का एक 1s यहां ओवरलैप कर जाएगा, ये हाइड्रोजन का 1s, एक हाइड्रोजन का 1s यहां ओवरलैप कर जाएगा, ये उसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन का 1s यहां पे हाइड्रोजन एटम, ये उसका s ऑर्बिटल और ये उसका इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस तरह एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैप। इसका मतलब है आप 4 हाइड्रोजन एटम लेंगे, हर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन उसके साथ ओवरलैप करता जाए। एक बात स्टूडेंट याद रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाएगा, जब भी ओवरलैपिंग करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यह बात भूलनी नहीं है। आप लोगों के सिलेबस की हद तक जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, चाहे हाइब्रिड के साथ ओवरलैपिंग करे, चाहे हाइब्रिड एटॉमिक के साथ ओवरलैप करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये सेंटर में कार्बन आ गया, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, थर्ड वन ये आ गया, और फोर्थ वन ये बाहर की तरफ आ गया। अब हर दो ये जो बॉन्ड्स हैं इनके दरमियान एंगल 109.5 डिग्री हो गया, और ये जो बॉन्ड बना इसमें हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s कार्बन का sp3, और इधर भी कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s। इसका मतलब है ये चारों के चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने। जब एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेंगे, यूं चारों बॉन्ड्स की नेचर भी सेम होगी, और नेचर सेम होने का मतलब है कि कार्बन शोज द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी। और अगर आप इसको मिला देंगे देन यू हैव दिस वन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हाइब्रिडाइजेशन का जो हमने लफ्ज पढ़ा वो कार्बन तक महदूद रहा, बाद में हमने वीबीटी की मदद से इन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इनको ओवरलैप करवा दिया, और यूं मेरे पास ये मीथेन का मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, जितना मैंने आपको मीथेन के मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर का समझाया, मैं सबको रिवाइज समरी की फॉर्म में लाना चाहता हूं। आइए जरा देखें स्टूडेंट, मीथेन का मॉलिक्यूल मैंने पहले आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस उसका बताया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बताती है? हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक
मेरे पास ये कार्बन का एटम है। इस कार्बन एटम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरे पास है ये 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। माय डियर स्टूडेंट, जब हम इस कार्बन एटम को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये जो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया। नाउ दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब इसमें आपके पास क्या आ गया, 1s2 2s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब ये जो 2s के ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो सेकंड ऑर्बिट है, इसके जो चारों ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ये जो सेकंड ऑर्बिट के चारों ऑर्बिटल अब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में वी विल हैव 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 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 sp3, एंड ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इंटरमिक्सिंग होने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 4, उन चारों में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, वो चारों इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के हिस्से में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन। बाद स्टूडेंट क्वेश्चन बड़ा क्या करते हैं, बाद स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स हो तो एक sp3 बनना चाहिए, आप कहते हैं 4 बन गए, ये कैसे बनता है? जरा मैं आपको ना एक एवरीडे लाइफ के सिंपल से एग्जांपल, सिर्फ इस नुक्ता को समझाने के लिए, ताकि स्टूडेंट के ज़हन में एक सही कॉन्सेप्ट बैठे। जरा देखो स्टूडेंट, मैं आपको समझाने के लिए, ये मेरे पास ना पानी का एक गिलास है, पानी, वाटर, पानी को हम ना P से जाहिर कर देते हैं। ये मेरे पास पानी का दूसरा गिलास है, ये मेरे पास पानी का तीसरा गिलास है, यानी 3 मेरे पास ग्लासेस हैं और हर एक में पानी है, P P P। ये मेरे पास एक गिलास है जिसमें शरबत है, शरबत, रूह अफ़ज़ा ले लें, जामे शीर ले लें, वट एवर द केस, और इसको मैं S से जाहिर कर रहा हूं। तो एक मेरे पास S है, एक S का गिलास है, और 3 मेरे पास P के गिलास है। मैं इन चारों को मिक्स करता हूं, मिक्स कर दिया, शरबत बन गया। अब मैं इनसे ना दोबारा वो गिलास फिल करता हूं। जरा मुझे बताना, क्या एक गिलास बनेगा? नो। अब आपके पास ये 4 ग्लासेस हासिल होंगे, और हर ग्लास sp3 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 sp3। अच्छा जरा मुझे बताना, क्या चारों ग्लास में जो शरबत है, क्या चारों ग्लासेस में शरबत का एक जैसा कलर है? ऑब्वियसली। एक जैसा टेस्ट है? ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये जो चारों sp3 बने, दे हैव सेम शेप, दे हैव सेम एनर्जी। ये है वो बात जो मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, एंड द एंगल बिटवीन एनी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री। अब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ 4 हाइड्रोजन आके इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, और यूं मेरे पास 4 बॉन्ड बनते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ s of hydrogen, s and sp3 orbitals, and in this way we have the molecule of methane. This molecule is tetrahedral. The angle between any 2 carbon hydrogen bond is 109.5 degree. ये थी बातें जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में समझी। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन का आगाज किया। यह हाइब्रिडाइजेशन का पहला लेक्चर था। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन, और फिर टाइप्स उसकी क्या हैं। साथ ही साथ हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पहली एग्जांपल को डिस्कस किया। हमने मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम sp3 इसको ही कंटिन्यू करेंगे, और हम इसमें वाटर और अमोनिया, इनके मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन और फिर उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।